अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दुनिया की सबसे महंगी शादी में क्या क्या हुआ। अमेरिका 9/11 के बाद से अब तक मुख्तलिफ जंगें छेड़कर 58 खरब डॉलर्स खर्च कर चुका, अमेरिकी यूनिवर्सिटी की तहकीक। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, माली साल 2023-24 के दौरान मुल्क के टैक्स निज़ाम में 662 अरब 70 करोड़ रुपए की लीकेज सामने आ गई। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। और अमेरिका में हीट डोम कितनी गर्मी लाएगा। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर के लिए आज इस खबर का हमने इंतखाब किया है। वो खबर कुछ ज़रा हट के है, लेकिन उस मुद्दे का भी दुनिया में बड़ा चर्चा है। ये मामला है जेफ बेजोस और लॉरेंस सांचेज की शादी का। जी, इस शादी का तकरीबन इख्तिताम हो गया है और इस शादी के हवाले से आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। जेफ बेजोस और लॉरेंस सांचेज की शाहाना शादी की खर्चों के चर्चे। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस और साबिक मीडिया शख्सियत लॉरेंस सांचेज शादी के बंधन में बंध गए। शाहाना शादी की 3 रोजा तकरीबात इटली के तारीखी जजीरे सैन जॉर्जियो में मुनक्किद हुई। शादी की तकरीब में 200 मेहमानों को मदऊ किया गया था। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन तकारीब में शुमार किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 15 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए। शादी की सबसे खास बात दुल्हन लॉरेंस सांचेज का लिबास था, जिसे मारूफ इटालवी ब्रांड डॉल्चे एंड गबाना ने तैयार किया। ये खुसूसी गाउन सोफिया लोरेन के 1950 की दहाई में फिल्मी अंदाज से मुतासिर था, जिसकी तैयारी में 900 घंटे लगे। लिबास में 180 रेशमी बटन, घेरदार स्कर्ट और एक लंबा व्हील शामिल था, जो शहजादियों के ताज की तरह सर पर सजा था। दूल्हा जेफ बेजोस ने भी डॉल्चे एंड गबाना का क्लासिक ब्लैक टक्सिडो पहना और अपने मखसूस एविएटर चश्मे लगाए। जहां एक तरफ शादी के चर्चे हैं, वहीं शाहाना तकरीबात और अंदाज तनकीद की जद में है। मकामी बाशिंदे और माहौलियाती कारकुनों ने इस बेजा खर्चे और जहाजों के लंगर अंदाज होने पर एहतजाज किया। माहौलियाती तंजीम ग्रीन पीस ने मेहमानों के निजी तैयारों के इस्तेमाल को भी माहौल पर नुकसानदेह करार देते हुए तनकीद की। जी, रिपोर्ट आपने देखी और आपको समझ में आया कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी क्यों करार दी जा रही थी और इसमें कितना खर्चा हुआ। आगे बढ़ते हैं जी और प्रोग्राम में कुछ और ख़बरें भी शामिल करते हैं। अच्छा, कुछ ख़बरों में मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कुछ नंबर्स हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा और आप ज़रा उन नंबर्स पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट शाया हुई है और ये रिपोर्ट शाया की है अमरीकी एक इदारा है, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट शाया हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी का ये वॉटसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स है, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है और इस रिपोर्ट में हैरान कुन नंबर्स सामने आए हैं और ये नंबर्स हैं कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने जंगों में कितना जो रुपया है, कितने डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए हैं मशरिक़ वुस्ता में और कितने लोग अमेरिका की वजह से हलाक हुई हैं। जी, ये नंबर्स जो हैं सामने आए हैं और अमेरिका 9/11 के बाद से अब तक मुख्तलिफ जंगें छेड़कर तकरीबन 58 खरब डॉलर्स खर्च कर चुका है। 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स का ये नंबर है जो कि अमेरिकी इदारे ने ही सामने पेश किया है सबके। 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो कि 9/11 के बाद से अब तक अमेरिका खर्च कर चुका है और कहीं पर ज़ाहिर है अमेरिका ने दहशतगर्दी के हवाले से जंग का आगाज़ किया, कहीं पर जी वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नारा लगाया अमेरिका ने और वहाँ पर हमले किए। फिर उसके अलावा अमेरिका के दीगर मकासद जिसकी वजह से अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक से जंगें करता रहा। अच्छा, अब इसकी जो तफसील है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब हमने बहुत सारे ममालिक देखे, इराक़, अफ़गानिस्तान, लिबिया, यमन, सीरिया वगैरह, जहाँ पर अमेरिका ने जंगें की और बहुत सारे लोग वहाँ पर हलाक हुए। अच्छा, अब इन जंगों में बराह रास्त 9,40,000 लोगों
लोगों की जानें गई हैं और उसमें से 30,000 अमेरिकी फ़ौजी भी थे, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं अमेरिकी फ़ौज के वो थे और इत्तेहादी जो थे उनकी हलाकतें भी शामिल हैं। अच्छा, अब अगर ये तो डायरेक्ट हलाकतें थीं, लेकिन अगर जंग के जो दूसरे इफ़ेक्ट्स होते हैं यानी कि बीमारियाँ, खुराक और अद्वियात में जो कमी होती है उसकी वजह से अगर हलाकतों का तखमीना लगाया जाए तो ये तकरीबन 45 से 47 लाख लोग हैं जो कि हलाक हुए हैं 9/11 से अब तक अमेरिका की वजह से। अच्छा, अब इसका एक थोड़ा सा एक और ज़रा नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने आई है। इराक़ में 3,15,000 लोग जो हैं वो हलाक हुए। अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2,43,000 लोग जो हैं वो हलाक हुए। सीरिया में 2,69,000 लोग और उसके अलावा यमन में 1,12,000 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये है कारस्तानी अमेरिका की और अमेरिका की जंगों की। तो ये तो पहली चीज़ जो थी नंबर्स के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, अब एक और नंबर है, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और एक और रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट है ये आई है, एक इदारा है जिसका नाम है QS। अब QS जो है वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करता है और जो नंबर हमारे सामने आया है वो ये आया है कि दुनिया की टॉप 350 यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि दुनिया की जो लीडिंग 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। अगर हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की कौन सी हैं इस QS की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरे नंबर पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, चौथे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पाँचवें नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और अगर हम पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले जो सबसे टॉप रैंकिंग जिस यूनिवर्सिटी की है वो है 354वां नंबर है इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी है 542वें नंबर पर है, वो लम्स है 555वें नंबर पर है। और अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात की जाए जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो रैंकिंग आई है वो 1001 से लेके 1002 के दरमियान जो रैंकिंग है उसमें वो फॉल करती है। तो ये है यूनिवर्सिटीज़ का हाल पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं और एक और नंबर मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। आज ज़रा कुछ मामला जो है वो नंबर्स का है। अच्छा, अब ये जो नंबर है इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है और पाकिस्तान की एक रिपोर्ट हर साल शाया होती है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, AGP की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है AGP की, उसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मुल्क का जो टैक्स निज़ाम है उसके अंदर कितनी लीकेज जो है, फाइनेंशियल लीकेज पाई गई है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भी बहुत बड़ा फिगर है, ये है 662 अरब और 70 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी फाइनेंशियल लीकेज है जी, ये इस रिपोर्ट में बात सामने आई है और ये बताती है कि ये जो FBR का निज़ाम है उसमें कितनी संगीन खामियां, कितनी बड़ी बड़ी खामियां मौजूद हैं। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इनकम टैक्स की मद में हुआ है 457 अरब रुपए का, जबकि सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 186 अरब 70 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये नंबर भी आप ज़रा अपने जहन में रखिए कि ये कितना बड़ा नुकसान है जो कि पाकिस्तान को होता है, फाइनेंशियल लीकेज जो है वो टैक्स की मद में। अगली खबर, अगला एक और नंबर है जो कि मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा और उस नंबर का ताल्लुक है चाइना से। चाइना के हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो लोग शायद इंसान नहीं है, वो जिन है। वो लोग जिस तरीके से काम करते हैं और जो काम करते हैं सारी दुनिया अगर शायद मिल जाए तो भी वैसा काम ना कर सके। अमेरिका की एक तहकीकाती तंजीम है, उसका नाम है एशिया सोसाइटी, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में चाइना के हवाले से नंबर ये सामने आया है कि सिर्फ इस साल मई के महीने में, सिर्फ एक महीने की बात हो रही है, ये 93,000 मेगावाट बिजली बनाने वाले सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। एक महीने में इतने सोलर पैनल्स चाइना ने लगाए हैं कि उससे 93,000 मेगावाट जो है बिजली बनाई जा सकती है और ये तकरीबन हर सेकंड में 100 सोलर पैनल लगाने की स्पीड है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा एक और कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो कौमी सेटअप है वो तकरीबन 50,000 मैक्सिमम अगर बहुत लगा लें 45
49,000 कह लें, 49,000 मेगावाट बिजली बना सकता है। और अब आप ज़रा चाइना के नंबर का कंपैरिजन कर लें। अब चाइना जो है वो बेसिकली सोलर पैनल से सालाना 1000 गीगावाट बिजली बनाता है, और आलमी सतह पर ये जितनी भी सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस होती है उसका आधा हिस्सा है। तो ये है चाइना की कैपेबिलिटी, ये है चाइना का जो इम्पैक्ट है और चाइना का जो लेवल है। तो इसको आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा लेवल है। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और ये खबर है जी ईरान के हवाले से। बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी है उसके सरबराह पर ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं वो दौरा करना चाह रहे थे उनका, तो ईरान ने पाबंदी लगा दी है कि अब इस इदारे के सरबराह जो हैं वो ईरान की एटमी तनसीबात का दौरा नहीं कर सकेंगे। और बेसिकली उसकी वजह ये बताई गई है कि ईरान ये कहता है कि हमारी जो भी मालूमात होती है जो IAEA वाले लेते हैं वो फिर इज़राइल की जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थी उनमें पाई जाती है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि, और उन्होंने अब ईरान ने ये भी कहा है कि IAEA को अब हमारी जो तनसीबात हैं उनको हम कैमराज से भी मॉनिटर नहीं करने देंगे। वहाँ पर सारे कैमराज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं ये कैमराज। और अब्बास इराक़ची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर राफ़ेल ग्रोसी जो है वो दौरा करेंगे भी तो उनका दौरा जो है वो बेमानी होगा। और हमारी पार्लियामेंट ने वैसे ही कह दिया है कि जी अब आप IAEA से जो अपना जो मुआहदा है वो ख़त्म कर दें। तो इसीलिए अब हम इस राफ़ेल ग्रोसी को, जो कि ईरान के नज़दीक जो है वो इज़राइल का मुहाफ़िज़ है और इज़राइल का ग़ुलाम है, उसके हवाले से हमारी तरफ से पाबंदी है, हम उसे ईरान में नहीं आने देंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो नेतन्याहू है उनकी मोहब्बत जो है वो दोबारा जाग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी अगर इज़राइल में जो मुकदमात चल रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वो अगर ख़त्म नहीं किए गए तो हम जो इमदाद देते हैं इज़राइल को उस पर नज़रसानी की जा सकती है। अब आप ये देखें ये गठजोड़ कितना ज़्यादा है, ये मोहब्बत इनकी कितनी ज़्यादा है। अमेरिका और इज़राइल जो है वो बेसिकली वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और फाइनली आखिरी ख़बर के लिए हम आपको लेकर चलते हैं जी स्विट्ज़रलैंड की तरफ। स्विट्ज़रलैंड के 2 शहर ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की बेहतरीन जो शहरों की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड से इमरान मुज़म्मिल। जी, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स की जानिब से दुनिया के बेहतरीन शहरों की दर्जाबंदी की एक रिपोर्ट शाया की गई है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 173 शहरों का जायज़ा तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचा, सिक्योरिटी और माहौलियाती मेयार जैसे अवामिल से लिया गया है। दुनिया के पहले बेहतरीन 10 शहरों में स्विट्ज़रलैंड के 2 शहर ज़्यूरिख और जनेवा को बिलतरतीब तीसरी और 5वीं पोजीशन हासिल हुई है। ये दोनों ही मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। तलीमी हवाले से अगर देखा जाए स्विट्ज़रलैंड का तलीमी निज़ाम दुनिया भर में एक बेहतरीन निज़ाम के तौर पर देखा जाता है। दुनिया की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में मौजूद है, जिसको इतिहा के नाम से जाना जाता है। सेहत का निज़ाम बहुत पेचीदा है, बावजूद इसके यहाँ रहने वाले हर शहरी को बुनियादी इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर हैं। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ये स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ों से घिरा हुआ मुल्क है, उसके बावजूद यहाँ हर छोटे बड़े शहर में बेहतरीन रोड, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, पानी और खुराक और बिजली की सहूलियात मुयस्सर हैं। सिक्योरिटी यहाँ बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत सख्त है। यहाँ रहने वाला हर शख्स अपने आप को महफूज तस्वर करता है और यहाँ हर रहने वाले की सिक्योरिटी रियासत के ज़ुम्मे होती है। माहौलियात की अगर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च इस वक्त इन 2 शहरों ज़्यूरिख और जनेवा में हो रही है। स्विट्ज़रलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है। इन्होंने अपनी ये टूरिज़म को बचाने के लिए माहौलियात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ। फैसल शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बात करनी है अमेरिका में शदीद इस वक्त गर्मी है, और ये गर्मी ऐसी है कि इसकी वजह से एक नया फिनोमिना जो है वो सामने आया है, और वो फिनोमिना है हीट डोम का। अब ये हीट डोम क्या है और इससे अमेरिका में कितनी गर्मी होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। फैसल शाह, अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर हमारे नाजरीन को थोड़ा ये बता सकें कि ये जो हीट डोम बन रहा है अमेरिका में, इसकी वजूहात क्या हैं, और ये जो गर्मी की लहर है ये कितनी होगी, कब तक रहेगी, क्या कह रहे हैं माहिरीन इसके हवाले से?
जी बिल्कुल, अमेरिका में ये सदियों पुराना गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। ये एक ऐसे अमल के बाद सूरत हाल पैदा हुई है जिसे जेट स्ट्रीम या हीट डोम का नाम दिया गया है। माहिरीन इस अमल के पीछे कुछ ऐसे साइंसी तग़य्युर और तबद्दुल बताते हैं जो कि ज़मीन से खूब बुलंदी पर फ़ज़ा में हवा के प्रेशर की जानिब से क्रिएट किए गए एक अमल के नतीजे में सामने आती है इस तरह की सूरत हाल। इसके बारे में ये करार दिया जाता है कि जो वेदर सिस्टम दुनिया भर के अंदर मौसम को पुश करता है, ये हवा का दबाव होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये उसके रूटीन प्रोसेस में स्लो डाउन होने की वजह से ये प्रोसेस हुआ और उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का अमल कार फरमा है। अब अमेरिका में ये जो वेदर को पुश करने वाला एटमॉस्फेयर के अंदर एरियल प्रेशर होता है, ये मगरब से मशरक़ की जानिब चलता है, इसलिए ये जो हालिया हीट डोम का सिलसिला देखा गया है ये आधे अमेरिका से मशरक़ की जानिब देखा गया है, यानी मगरब से मशरक़ की जानिब इस की जो सारे मुतासर होने वाली रियासतें थी। अब ये जो हीट डोम या जेट स्ट्रीम है, इसके बारे में माहिरीन ये कहते हैं कि फ़ज़ा के अंदर ज़मीन से खूब बुलंदी के ऊपर हवा का एक प्रेशर मौजूद है, होता है आमतौर पर। जब ये स्लो हो जाता है तो ये फ़ज़ा से ज़मीन पर मौजूद जो ज़मीन की सरफेस पर हवा होती है उस पर दबाव डालता है और एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जैसे कि किसी बोतल को ढक्कन के साथ बंद कर दिया जाए। अब बोतल में जो भी हवा होगी, ठंडी या गर्म, वो काफ़ी ज़्यादा दबाव पैदा करेगी, एक टेम्परेचर पैदा करेगी। तो यही सूरत हाल हुई है इन अमेरिका की 28 रियासतों में कि इस फ़ज़ा में मौजूद हवा के प्रेशर के स्लो डाउन होने की वजह से एक फ़िनामिना जो है वो जनरेट हुआ और उसमें ज़मीन पर मौजूद जो गर्म हवा थी, पहले ही गर्मी का मौसम था, तो उसने उसे मज़ीद वहीं पर सस्टेन किया। और साथ ये भी कि जो बादलों की आमदो रफ्त होती है फ़ज़ा में मौजूद, उन बादलों को भी एक एरिया से दूसरे एरिए में मूव करने से ये सिलसिला रोक देता है, जिसकी वजह से जहाँ पर आसमान क्लियर है वहाँ पर क्लियर ही रहता है, जहाँ पर बादल चढ़े रहते हैं वहाँ पर बादल ही रहते हैं। तो सनलाइट जहाँ पड़ रही होती है मुस्तकिल वहाँ सनलाइट रहती है और इसकी वजह से जो पहले से मौजूद गर्मी होती है वो मज़ीद शदीद हो जाती है। अब की बार ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, क्योंकि माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये सिलसिला समंदरों की सतह जो है उसके ऊपर गर्मी पैदा होने से भी होती है। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है मिज़ोरी वैली से, मिसिसिपी वैली से, जो कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ज़ाहिर है कि अमेरिका की एक साहिली पट्टी है, एक बड़ा समंदर है। तो ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है और ये कैलकुलेशन अंदाज़ा है कि क्योंकि समंदरों की अगर सतह गर्म होने से ये फ़ेनोमेना पैदा होता है तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से कोई फ़ेनोमेना पैदा हो सकता है। तो ये जो हीट डोम है, इससे अमेरिका के कौन कौन से इलाके मुतासिर होंगे? देखें, मजमूई तौर पर तो 28 रियासतें इससे मुतासर हुई हैं, लेकिन बिलखुसूस न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, ओहायो, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन जैसे जो रियासतें हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं। एडवाइजरीज जारी की गई थी बिलखुसूस जो शहर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC के बारे में भी कहा गया था और हमने ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पर कि गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा हो गई थी और इस तरह की गर्मी के लिए आमतौर पर अमरीकी तैयार नहीं होते, तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो भी लिए गए थे और पहले से आगाह कर दिया गया था कि किस तरह के इक़दामात लिए जाने हैं, पहले से अलर्ट्स जारी किए गए थे और ये सिलसिला जो है ये जारी रहने के हवाले से ये करार दिया गया था कि रवां हफ़्ता जो है इसके इख्तिताम पर रिलीफ़ मिलेगा और हम देख रहे हैं कि जुमे के रोज़ अब मौसम चेंज हो चुका है। कुछ बारिश हुई है जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को और कुछ थंडर स्टॉर्म्स की भी इतलात आई हैं, जिसकी वजह से कुछ मौसम तब्दील हो गया है। ताहम जो गर्मी इन रियासतों ने फ़ेस की है वो सदियों नहीं बल्कि दहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के मुतरादिफ है। और ये भी बताइएगा कि इस हीट डोम से किस किस्म के ख़तरात लाहक हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हीट डोम जो है इस फ़िनोमेना से बहुत ज़्यादा ख़दशात लाहक होते हैं। एक तो अमेरिका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जिस तरह के मौसमियाती हालात के हवाले से बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फ़िट इन है, लेकिन मैंने ख़ुद सफ़र किया दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC से दूसरी जानिब मज़ीद मशरक़ की जानिब रियासत पेंसिल्वेनिया की जानिब, वहाँ पर दही इलाके हैं अगरचे, लेकिन जो जिस तरह का स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आमतौर पर हम ये देखते थे कि बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग जो है वो जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर होती है। रूरल एरियाज़ में जो है वो उस तरह से एयर कंडीशनिंग ज़्यादा लोग नहीं करते या इस हद तक होती है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर को टैकल करने के लिए होती है। तो ये एक ख़तरनाक अमल था
इसके लिए बताया गया था कि ख़वातीन, बच्चे, बड़ी उम्र के लोग, वो लोग जो पहले से बीमार हैं, ये उनको निशाना बना सकता है और इससे अमवात हो सकती हैं। और दैट्स वाई ये एक ख़तरनाक अमल है। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो रूटीन में नहीं होती, आम रूटीन में नहीं देखा गया इसको। दैट्स वाई इससे ख़तरात तो हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशंस जहाँ पर इस तरह के टेम्परेचर का ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। अगरचे इमरजेंसी बेसिस पे लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आदी नहीं होते तो ख़तरा रहता है। घर उस तरह के बाज़ जगहों पर नहीं होते तो ये भी ख़तरा रहता है। दैट्स वाई हीट डोम जो है वो एक ख़तरनाक अमल ज़रूर है। और फाइनली फैसल, हमें ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत जो है वो इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है? देखें, हुकूमत की तरफ से यकीनी तौर पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे। सबसे ज़्यादा हदायत ये थी कि धूप में कम से कम जाएं और कुछ ऐसे कपड़े पहनें जो गर्मी से आपको बचा सकें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। और अगर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पड़ रही है, बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, तो उसमें ब्रेक रखें, उसमें तवक्कुफ़ रखें, वक्फ़े के साथ वो काम करें। एक ही तसलसल के साथ ये काम नहीं करें, क्योंकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं और आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो इक़दामात तो यकीनी तौर पर थे और ये तक करार दिया गया था कि वो शहरी जो ये समझते हैं कि वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, वो अपनी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, रियासती इंतज़ामिया, उसको कह सकते हैं कि वो हंगामी बुनियादों पर उनके लिए जो ग्रीन रूफ्स हैं जो गर्मी से उन्हें बचा सकते हैं, उनका बंदोबस्त करके दे। तो इस तरह की सिचुएशन तो ज़ाहिर है देखने को मिली है। प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। ये बहुत अहम है कि अमेरिका में आमदोरफ़्त जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सड़कों के ज़रिए से, ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस गर्मी में ये देखा गया कि एरियाज़ भी वही ज़्यादा मुतासर हुए जो अमेरिका के एक 9th बिगेस्ट जो अमेरिका का रूट है, जिसे I-95 कहा जाता है। इस रूट से मुल्का जितने इलाके थे वो इंतहाई ज़्यादा मुतासर हुए। ये रियासत वर्जीनिया से लेकर न्यूयॉर्क तक के इलाके हैं और ये इसी बड़े रोड के साथ कनेक्टेड हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी क्योंकि यहाँ पर होती है, तो दैट्स वाई ये कहा गया था कि एक्टिविटी जो बाहर की है वो कम से कम रखें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और कम से कम जो है वो अपने आप को इंगेज रखें ताकि आप किसी ऐसी सूरत हाल से बच सकें। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी बहरहाल जिस पर काबू पा लिया गया है कुदरत की तरफ से। ज़ाहिर है कि अब मौसम चेंज हो चुका है और ये अंदाज़ा था, दैट्स वाई उसके लिए एहतियाती इक़दाम जो है वो लिए गए थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि अमेरिका में हीट डोम बन रहा है और इस हीट डोम की वजह से शदीद गर्मी होगी, यहाँ तक कि जो टेम्परेचर है वो ट्रिपल डिजिट्स में चला जाएगा। अब आपको लेकर चलते हैं स्विट्ज़रलैंड की तरफ, जहां पर ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशंस का जो है उसका इजलास हो रहा है और यूनुस खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, थैंक यू आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो इजलास है, इसके एजेंडे पर क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? जी, इंसानी हुकूक कौंसल के हेडक्वार्टर में 59 सेशन के दौरान जो दो मेन एजेंडे हैं उसमें जो है मिडिल ईस्ट का जो बहरान है, और उसमें भी जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर मिडिल ईस्ट के हवाले से बात करें तो उसमें जो पहला प्रोजेक्ट है वो गज़ा का बहरान है, और उसमें इनकी कोशिश है कि कैसे गज़ा में जो फ़लस्तीनियों को जो है वो ग़ज़ाई किल्लत और अदवियात की फ़राहमी जो है वो बिला तातुल जो है वो फ़राहम की जाए, उसके लिए इनकी कोशिशें जारी हैं। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि कुछ साइड इवेंट्स भी हो रही हैं, कुछ यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई लेवल के जो है मीटिंग्स भी हो रही है, और इनकी कोशिश है कि गज़ा के अंदर जो इंसानी बहरान पैदा हुआ है वहाँ पर लोगों को अदवियात और खाना फराहम किया जाए। उसके साथ साथ ईरान के हवाले से भी यहाँ पे बहुत से, ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से भी बहुत से इवेंट हो रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि यहाँ पर ईरान के तनाज़े के हल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर ये सीज़ फायर हो और आइंदा कोई भी फरीक जो है इस मादे की खिलाफ वर्जी ना करे। उसके साथ अगर हम देखें जो दूसरा मेन एजेंडा है वो यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से, और यहाँ की यूरोपियन यूनियन के ममालिक है उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से मुस्तकिल बुनियादों पर यूक्रेन और रूस तनाज़े के हल निकाला जाए, सीज़ फायर की जाए। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के हवाले से तनाज़े में शिद्दत आ चुकी है और दोनों तरफ से जो है वो हमले किए जा रहे हैं, जिसके हवाले से इनकी कोशिश है कि इस हमलों को रोका जाए और अमन की तरफ बढ़ा जाए। और कश्मीर इशू के हवाले से हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं?
जी, अगर हम स्पेसिफ़िक कश्मीर के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुख्तलिफ़ साइड इवेंट हुए हैं, जहाँ पे ख़वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, भारतीय अफ़वाज के हिसाब से, मिसिंग पर्सन के हवाले से यहाँ पे काफ़ी साइड इवेंट हुए हैं। और यहाँ पे उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जनरल असम्बली के अंदर भी कुछ कश्मीरी मंदुबीद और NGOज़ ने जो है वहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ़ वर्जियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए वहाँ पे बात की है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा है कि जो कश्मीरी जो मंदुबीन है, जो थिंक टैंक है, जो कश्मीर के लिए काम करने वाले NGOज़ हैं, उन्होंने भी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल के हवाले से जो है वहाँ पे बात की है और यहाँ के जो हाई कमिश्नर है उनको भी उस हवाले से आगाही की है। साइड इवेंट के साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल टार्चर डे के मौके पर कश्मीरी कम्युनिटी ने यहाँ पर एहतजाजी कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें इंडियन मज़ालिम को उजागर करने के लिए पोस्टर और पम्फलेट तनसीब की गए। और ये इसलिए भी इंतहाई अहम होता है कि यहाँ पे जो अभी इंसानी हुकूक़ कौंसिल का सेशन चल रहा है, यहाँ पे बैनुल-अक़वामी सफारतकार, थिंक टैंक, NGO के नुमाइंदे, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ होते हैं और जहाँ पे ये एहतजाजी कैंप लगाया गया है वहाँ से ये तमाम लोग गुज़र कर UN के अंदर दाखिल होते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को आगाही हासिल होती है, उनको मालूमात होती है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कश्मीरी कम्युनिटी है उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया, जिसमें यूरोप भर से कश्मीरी जो लोग थे वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे हमने देखा कि जमा हुए और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पे ज़ोर दिया है कि यहाँ पर जो मसला कश्मीर के हल के लिए जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं वो अपना किरदार अदा करें और अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी करारदादों पर अमल करवाए। तो ये जो एहतजाजी कैंप है इसमें कौन लोग शरीक हुए हैं? जी, ये जो एहतजाजी कैंप होते हैं ये यहाँ पर जो UN के सामने जो एक ब्रोकन शहर है और ये एक मुकाम है जहाँ पर दुनिया भर में जो तनाज़ात वाले इलाके हैं वो अपने यहाँ पे एहतजाजी कैंप लगाते हैं। और ये इसलिए भी इंतहाई अहम है कि यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ से गुज़र कर जो मंदुबीन हैं, जो सफारतकार है, जो NGOज़ के लोग हैं, जो थिंक टैंक है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जब वो UN के अंदर जाते हैं तो इस रास्ते से गुज़र के जाते हैं, तो उनकी इनके ऊपर जो है वो नज़र पड़ती है और उस मसले के हवाले से उनको आगाही हासिल होती है। जहाँ स्पेसिफ़िक आपका सवाल है कि इस एहतजाजी कैंप में कौन लोग होते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया ये कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से किया गया है। वो लोग जो कश्मीरी NGOज़ हैं जो कि काम करते हैं कश्मीरी आवाम के लिए, तो ये उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया है इसका इम्पैक्ट क्या होता है? क्या ये जो आलमी नशरियाती इदारे हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, ये इसको रिपोर्ट करती हैं? देखिए, इन कैंपों का, इस एहतजाज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और यहाँ पे जब भी साइड इवेंट होती है तो यहाँ पे दुनिया भर के जो सफारतकार हैं वो होते हैं, यहाँ पे NGOज़ के नुमाइंदे होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, थिंक टैंक के मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी थिंक टैंक होते हैं या इंसानी हुकूक़ के लिए जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो ये वो मुकाम है ब्रोकन शहर जहाँ पे जो मुख्तलिफ ममालिक के जो एहतजाजी कैंप लगते हैं और वो सफारतकार जब UN के अंदर दाखिल होते हैं और यहाँ से गुज़रते हैं तो उनको इन हवाले से आगाही हासिल होती है। बहुत से ममालिक के अंदर जब तनाज़ात होते हैं तो जब तक यहाँ के थिंक टैंक, यहाँ के उमाइदीन, यहाँ के सफारतकारों को उस हवाले से मालूमात ना हो तो उस हवाले से जो है उनकी एक राय नहीं बनाई जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा हो गया या यूरोपियन पार्लियामेंट, ये एक ऐसे फोरम है जहाँ पे लॉबिंग की जाती है, लोगों को बताया जाता है कि मसाइल क्या है और ये कैंप जो होते हैं और ये एहतजाज जो होते हैं, ये जो साइड इवेंट होते हैं, ये इस चीज़ के ऊपर मदद फराहम करते हैं और लोगों को यहाँ पे जो थिंक टैंक है, यहाँ सफारतकारों को ये चीज़ समझाने में जो है ये मदद फराहम करते हैं कि यहाँ पे जो मसाइल है ये क्या है। और उसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे इंसानी हुकूक़ के जो कमिश्नर है, यहाँ पे UN की तरफ से भी जो है हम देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंसानी हुकूक़ के हवाले से बहुत दफ़ा जो है आवाज़ उठाई जाती है, तो उसमें बहुत हद तक इन कैंपों का, इन एहतजाज का और इन साइड इवेंट का किरदार होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइएगा कि अभी एक बहुत बड़ा वफ़द था हुकूमत का जो कि बहुत सारे ममालिक के दौरों पे गया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस वफ़द में मौजूद थे। अब उनके दौरे के बाद जो आलमी दुनिया है, जो ममालिक हैं, उनका कश्मीर के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो क्या कुछ तब्दील हुआ? देखिए, जैसे आपने सवाल किया बिलावल भुट्टो के जो है यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे किए और उस हवाले से जो है कश्मीर के हवाले से बात की है, तो
तो मैं समझता हूँ कि बिलावल एक इंतहाई मंजा हुआ सफारतकार है और उन्होंने जो है वज़ारत ख़ारजा के ओहदे पर भी रहा है और उसको तजुर्बा है इस हवाले से कि कैसे जो यूरोपियन ममालिक को इंगेज किया जा सकता है। तो वहाँ पे जहाँ पर भी ये गए हैं, जहाँ पर भी बात की है, तो उन्होंने कश्मीर के मसले के हवाले से भी बात की है और मैं समझता हूँ कि बिलावल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़े अच्छे तरीके से जो है पेश किया है और उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि जो हालिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा था, उसमें हमने देखा कि वहाँ पर हमने देखा कि इस दफ़ा जो है आलमी बरादरी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, तो वो जो सपोर्ट जो इंडिया को पहले फ़राहम होती थी, तो वो इस दफ़ा नहीं मिली। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी की एक जीत थी। जहाँ तक बिलावल भुट्टो के इस दौरे की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जो है इसमें उनको कामयाबी हासिल हुई और इंडियन जो मौक़िफ़ था उसको इतनी पजीराई नहीं मिली। तो ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो इजलास है, इसमें ईरान इसराइल का जो मामला चला, उसके हवाले से क्या बात हुई? लेकिन जहाँ तक हम ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ईरान के हवाले से यहाँ यूरोपियन यूनियन की कोशिश की है यही है कि यहाँ पे उनकी जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश किया जाए और अभी जो इसराइल और ईरान के दरमियान सीज़ फायर हुआ है, इसको जो है मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो कायम रखा जाए और आइंदा ऐसी कोशिश ही की जाए कि आइंदा कोई भी फरीक जो है कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके जिसकी वजह से जो दुनिया का अमन है वो बिगड़ जाए। जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है हमला किया, फिर ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर हमला किया, तो इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश यही है कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, क्योंकि ये वाक़यात दुनिया के अमन के लिए भी खतरा है, दुनिया के मईशतों के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि ये जो मुज़ाकरात है बातचीत के ज़रिए हल की जाए। और अब जो यहाँ पे हमने साइड इवेंट देखे उसमें यही इसी चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है कि दोनों फरीक को टेबल के ऊपर आना चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी जो मसला होता है वो जंग के ज़रिए हल नहीं किया जा सकता और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि वो इस मसले में एक फ़ाल किरदार अदा करे। और जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो भी काफ़ी अरसे से जारी है, 3 साल से ज़ायद हो चुका है, उस हवाले से क्या बात हुई? देखिए, रूस और यूक्रेन के हवाले से हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे साइड इवेंट भी हो रहे हैं, यहाँ पे हाई लेवल की जो है मीटिंग्स भी हो रही है। इवन के प्राइम मिनिस्टर तक जो मुख्तलिफ़ ममालिक की, खासकर यूरोपियन ममालिक के, उन्होंने भी यहाँ पे लाइव जो है अपनी जो मौक़िफ़ है उसको पेश किया है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा भी जो है यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ख़ासकर जो यूरोपियन ममालिक है उनकी कोशिश है कि यहाँ पर जो सीज़ फायर है यूक्रेन और रूस के दरमियान जो है वो पैदा किया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले हालिया दिनों में जब यूक्रेन की तरफ से जब ड्रोन अटैक किए गए थे, तो उसके बाद जो जवाबी इक़दामात रूस की तरफ से आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यहाँ के कोशिश ये की जा रही है कि इन दोनों ममालिक को जो है एक टेबल के ऊपर लाया जाए और अमन की तरफ बढ़ा जाए। इसमें यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनका भी ये मौक़िफ़ है कि ये ज़्यादातर जो अमेरिका ने जो है वो रशिया को जो है एंगेज किया और यूरोपियन यूनियन जो इस जंग में एक अहम फरीक थी उसको नज़रअंदाज किया गया। इसके साथ साथ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी यूरोपियन यूनियन रखता है और यूरोपियन यूनियन ये समझता है कि अगर रूस को यूक्रेन के अंदर नहीं रोका गया तो ये मुस्तक़बिल में दूसरे ममालिक यूरोप की तरफ दीगर ममालिक के लिए भी सिक्योरिटी ख़तरा हो सकता है। तो यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन की कोशिश है कि यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा पर ज़ोर दे रहे हैं कि यहाँ पर रूस को कहा जाए कि वो वहाँ पे जो जंगबंदी के हवाले से एक मेज़ पे आए, बातचीत करे और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है। खासकर जो यूरोपियन ममालिक है उनकी कोशिश है कि सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाए और उस हवाले से यहाँ पे काफ़ी साइड इवेंट्स हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्विट्ज़रलैंड से हमें ज्वाइन कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका इजलास और उसके हवाले से बात हो रही थी कि वहाँ पर किन किन एजेंडाज़ पर क्या बात हुई। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।